हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शमशुल आरिफिन दुरुस्त फिजियो एंड रिहैब सेंटर से। आज हम आर्थराइटिस के ऊपर बात करेंगे। इस विषय पे आज बात करने का कारण यही है कि आज 12 अक्टूबर है और हम इस दिन को एज अ आर्थराइटिस डे मानते हैं। पूरा वर्ल्ड इसको एज अ WHO 12 अक्टूबर को आर्थराइटिस डे हिसाब से पालन किया जाता है। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, मोर देन वन जॉइंट। एक से ज़्यादा जॉइंट में इन्फ्लामेशन को अगर मैं थोड़ा सा विवरित करके बोलूँ कि नॉर्मली अगर आप सर्च करेंगे कि इन्फ्लामेशन क्या है, तो ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसको हम जानते हैं कि सूजन आना। बट सूजन आना, सूजन बोलना, फूल जाना, सूजन हो जाना, ये एक सही वर्ड नहीं बोलूँगा। सूजन ऑब्वियसली उसमें आता है, सूजनपन आता है हर जॉइंट में। बट कारण ये है कि किसी भी जगह पर बाहर से फॉरेन बॉडी जाके, एक स्टिमुलस जाके, जब हमारा ऑटो इम्यून बॉडी सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, तो उस रिस्पॉन्स के जद्दोजहद में हमारे जॉइंट के सेल्स, हमारे बॉडी के सेल्स वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है उनका, और वहाँ पर जॉइंट इरिटेशन होता है। उसके वजह से जो सूजन आता है और उस जॉइंट में जो पेन और जो प्रॉब्लम आती है, उसी को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। तो हर जॉइंट का, मोर देन वन जॉइंट, वन जोड़ों का इन्फ्लेमेशन होना, ये एक आर्थराइटिस है। आज अगर देखा जाए तो इंडिया में 180 मिलियन से भी ज़्यादा पीड़ित हैं इस रोग से। तो मेडिकल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि आर्थराइटिस पेशेंट को सही ट्रीटमेंट देना। आर्थराइटिस के टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये कई टाइप्स के आर्थराइटिस देखा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिजेनरेटिव आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो बहुत जगह पे हम सब ने नाम सुना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो डिजेनरेशन ऑफ जॉइंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट, हम लोग देखते हैं कि नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। घुटने के जो अंदर की मांसपेशियां हैं, वो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपके गैप कम हो गया है या घिस गई है जॉइंट आपकी। तो डिजेनरेशन के कारण जो आर्थराइटिस होता है उसको डिजेनरेटिव आर्थराइटिस बोला जाता है। उसी तरह हम अगर बोलें इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन के, एक्चुअल इन्फ्लेमेशन के कारण जॉइंट का रफ एंड टफ यूज़ होना, और जॉइंट में कुछ किसी भी कारण, इन्फ्लेमेटरी कारण से जो जॉइंट में डिफॉर्मिटी आती है, जैसे कि हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस रिमेटिक फैक्टर की वजह से आता है, जिसका कारण रिमेटिक फैक्टर होता है। इसलिए हमें RA टेस्ट बहुत जगह करा जाता है कि हाँ, पेशेंट को अगर रिमेटिक आर्थराइटिस है तो उसको रूल आउट करने के लिए है रिमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्ट किया जाता है, RA फैक्टर देखा जाता है। उसी तरह इन्फ्लेमेटरी में अगर एक और एग्जांपल उदाहरण ने तो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपने नाम सुना होगा, जिसमें HLA-B27 जो हमारे बॉडी का ऑटो रिस्पॉन्स सिस्टम है, HLA-B27, उसके इरेगुलरिटी और बढ़ने के कारण एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, जिसको स्पाइन जो है वो बैम्बू स्पाइन हो जाता है। पूरी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी पूरी सख्त हो जाती है और इंसान इधर से उधर मूवमेंट नहीं कर पाता, और उसको लिए जब तुरंत आपके फिजियोथेरेपिस्ट या आपके डॉक्टर फिजिशियन HLA-B27 टेस्ट देते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नहीं। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर आपको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। उसी तरह मेटाबॉलिक आर्थराइटिस एक टाइप है, जैसे कि यूरिक एसिड आपके शरीर में बढ़ जाना, जिसके कारण गाउट आर्थराइटिस, गाउट गठिया जिसको बोलते हैं, तो गाउट आर्थराइटिस हो जाना, जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाए तो उसकी वजह से गाउट आर्थराइटिस। उसी तरह सेप्टिक आर्थराइटिस एक और टाइप है। सेप्टिक आर्थराइटिस में किसी भी तरह के बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन आपके शरीर में बढ़ जाना और उसमें सेप्सिस करना, उसकी वजह से जो आर्थराइटिस होता है उसको सेप्टिक आर्थराइटिस कहा जाता है। और भी कई एग्जांपल हैं, जैसे इरोटिव, और आपके एक और जो है सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू आर्थराइटिस में जो जाना देखा जाता है, सबसे बड़ा एग्जांपल SLE, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटिस बोलते हैं।
तो ऐसे लेके भी एक टाइप का आर्थराइटिस है। बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि कारण क्या है आर्थराइटिस का। अगर देखा जाए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द आर्थराइटिस, बहुत सारे कारण हैं आर्थराइटिस के। इसमें से सबसे बड़ा जो कारण है वो है इन्फेक्शन। आपके शरीर में किसी भी कारण, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के कारण कुछ भी प्रॉब्लम आना और उसकी वजह से जॉइंट डिस्ट्रक्शन होना, ये बहुत बड़ा कारण है। वेयर एंड टियर ऑफ जॉइंट और ओवर यूज ऑफ जॉइंट, जॉइंट में इंजरी होना और उसमें कुछ तरह की इंजरीज के कारण वहाँ के रक्त प्रचार या ब्लड सर्कुलेशन का हैम्पर होना और उसके वजह से फिर आर्थराइटिस का फॉर्म होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और शरीर जो है हमारा वो इम्यून सिस्टम में काम करता है और अपने शरीर में कुछ भी इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम आना और उसमें कुछ भी घटती होना, उस इम्यून सिस्टम की वजह से, ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से अगर प्रॉब्लम आना, उसमें भी वो भी एक कारण हो सकता है आर्थराइटिस का। और अनयूजुअल मेटाबॉलिज्म, आपके शरीर का ठीक ठाक मेटाबॉलिज्म का काम ना करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आर्थराइटिस का। क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं या क्या क्या लक्षण है इस रोग के? तो सिम्टम, सबसे बड़ा जो सिम्टम्स है वो है दर्द। रेगुलर नियमित तौर से आपके अलग अलग जॉइंट्स में, अलग अलग जोड़ों में दर्द रहना, उसमें सूजन आना। और सबसे बड़ा जो कारण है आप फटीगनेस आना, शरीर में थकावट रहना, भूख कम लगना और जोड़ों में दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द, सुबह उठ के अपने नॉर्मल दिनचर्या काम में वापस जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगना। किसी किसी केसेस में बहुत सारे आर्थराइटिस टाइप हैं। अगर रोमेटिक आर्थराइटिस में बोलूँ तो रोमेटिक फीवर बोलते हैं, कि रात को बुखार आना, रेगुलर नियमित तरीके से रात में बुखार आना। पहले ही बोल चुका हूँ कि जैसे कि जॉइंट में सूजन आना, ये सब मेन लक्षण है। और जोड़ों का स्टिफ हो जाना, धीरे 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 आप देखेंगे बहुत सारे आर्थराइटिस के टाइप है जहाँ पर जोड़ों का सूजन के साथ साथ धीरे धीरे जॉइंट का जो है स्टिफनेस, सख्तनेस बढ़ जाना और नॉर्मल मूवमेंट। अगर हम उदाहरण लें कि इसमें आर्थराइटिस हो गया हमारे एल्बो जॉइंट में, तो नॉर्मली हम मूवमेंट करने जाएंगे तो ये मूवमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा और बहुत डिफ़िकल्ट मूवमेंट होगा, इतना स्टिफ हो जाएगा कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और आर्थराइटिस सिर्फ बड़े जॉइंट को ही नहीं, छोटे छोटे जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व करता है, जैसे कि हमारे हाथों की पंजों में, हाथों की उंगलियों के इन जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम आना, जिसमें कोई भी चीज़ पकड़ना, रेगुलर दर्द बना रहना, हम सही से ग्रिप नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को, तो ये सब लक्षण ज़्यादातर पाया जाता है। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तब आपका डायग्नोस रहेगा। डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे, जब आपको डायग्नोस किया जाएगा और डॉक्टर आपको काफ़ी तरह के टेस्ट लिख सकते हैं, जैसे कि एक्सरे, जिस जॉइंट में प्रॉब्लम है, जिस जोड़ों में प्रॉब्लम है, उसका एक्सरे बाय एमआरआई देखने के लिए कि उसमें कितना डैमेज हुआ है। ब्लड टेस्ट बहुत सारे रहते हैं, जैसे र्यूमेटिक फैक्टर ब्लड टेस्ट रहा और यूरिक एसिड को चेक करने के लिए यूरिक एसिड, और वह काफ़ी थायराइड, कभी कभी थायराइड प्रोफाइल भी करवाना पड़ता है इसके कारण। और बहुत सारे ब्लड कल्चर के माध्यम से ये रूल आउट किया जाता है और कंफर्म किया जाता है, कंफर्म डायग्नोज किया जाता है कि आपको आर्थराइटिस ही है। अब हम अगर चिकित्सा या ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो मेजरली जो इसका ट्रीटमेंट है, सबसे बड़ी जो मैं कहावत बोलूँगा कि एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी हमारे यहाँ पर है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप चिकित्सा ठीक टाइम पे करवा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी है ये। जितना सही टाइम पे चिकित्सा करना या ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है, उतना ही मैं महत्व दूंगा कि आपको बचाव भी करना है। सिर्फ चिकित्सा पे ध्यान नहीं देना है, आपको प्रिवेंटिव मेजर्स भी मान के चलना पड़ेगा कि क्या क्या करने से ये रोग बढ़ सकते हैं, उनको उन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। तो अगर मेनली हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में जाएं तो बहुत सारे ऐसे आपके एलोपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो, या आप रिमेटोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाते हैं और या आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास जाते हैं, किसी भी फिजिशियन के पास जाते हैं, तो वो मेडिकेशन के द्वारा आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपके दर्द को कम रखा जा सकता है और इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सकता है।
और सबसे महत्वपूर्ण जिसमें मैं बात करना चाहूँगा कि फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी आम आदमी ये जानता ही नहीं है कि आर्थराइटिस की जो बीमारियां हैं उसमें फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जिसमें बहुत मैं आगे वर्णन करूंगा कि किस किस तरह से एक पेशेंट को सुस्त रखा जा सकता है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के माध्यम से। तो वीडियो के एंड में मैं वही मैं ज़्यादा डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि वही मेरा स्पेशलाइजेशन है। और 3 नंबर पे अगर बात करूं तो सर्जिकल प्रोसीजर, जब देखा जाएगा कि नहीं रोग काफ़ी बढ़ गया है, एक क्रॉनिक स्टेज पे आ गया है, तब हम पेशेंट्स को सर्जन के पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास रेफ़र करते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट और जॉइंट किसी भी जॉइंट का रिप्लेसमेंट करके या जॉइंट में कोई भी सर्जरी करके, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी करके उसको ठीक रखा जा सकता है। फिजियोथेरेपी का क्या महत्वपूर्ण रोल है आर्थराइटिस में, इस पे थोड़ा सा चर्चा में आगे करना चाहूँगा। फिजियोथेरेपी का रोल मैं अगर बात करना चाहूँ कि फिजियोथेरेपी थेरेपेटिक ट्रीटमेंट का क्या इम्पोर्टेंट है आर्थराइटिस में, तो एक मेजर रोल अदा करता है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट आर्थराइटिस में, जिसमें एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोमोडलिटीज़ के माध्यम से जॉइंट प्रिवेंटिव मेजर्स को लेके चिकित्सा किया जाता है। और इस ट्रीटमेंट में मेजरली जो थेरेपी एक फिजियोथेरेपिस्ट का जो रोल होता है, उस मेजर रोल ही ये रहता है कि पेशेंट के सबसे बड़ा जो रोल रहता है कि पेशेंट के दर्द को कम करना, ताकि दर्द कम रहे पेशेंट को। और पेशेंट का ROM, रेंज ऑफ मोशन, हर जॉइंट का जो एक रेंज ऑफ मोशन है, अगर मैं एग्जांपल दूं कि हाँ मेरा शोल्डर जॉइंट है, ये 180 डिग्री तक जाना चाहिए, तो अगर जॉइंट मेरा 90 डिग्री के बाद अगर नहीं जा रहा है, तो मेरा अचीवमेंट ये रहेगा कि हम थेरेपी और एक्सरसाइज के और इलेक्ट्रोथेरेपी यूज़ करके, एक्सरसाइज थेरेपेटिक एक्सरसाइज यूज़ करके इस ROM को अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल लेके जाएं। तो ये एक बड़ा टारगेट रहता है। मसल कंडीशनिंग, जॉइंट कंडीशनिंग एक सबसे बड़ा रोल रहता है फिजियोथेरेपिस्ट का, एक एम रहता है, गोल रहता है कि उसको ठीक रखें। और जॉइंट कंडीशन को ठीक रखना, मसल स्ट्रेंथन रखना, नॉर्मल मोबिलिटी को, पेशेंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करना, डिजीज़ को ना बढ़ने देना बाय गिविंग प्रिवेंटिव मेजर्स, पेशेंट को टीच करना, काउंसलिंग करना, और पेशेंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करना। और सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो है कि एट द एंड कि पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना, ये सबसे बड़ा रोल रहता है। इसमें अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो हम अगर मैं सेगमेंट्स बात करूं कि एक्सरसाइज थेरेपी, तो एक्सरसाइज थेरेपी में बहुत सारे एक्सरसाइज थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज रहती हैं, जिसके इसको इवैल्यूएट करके, आपके डिजीज़ को इवैल्यूएट करके, आपकी कंडीशन को इवैल्यूएट करके, आपके एज को इवैल्यूएट करके, सब कुछ करके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट गाइडलाइन बनाया जाता है, जिसमें आपके दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल एक्सरसाइज कि हम सिर्फ चलेंगे और चलने से हमारा बॉडी एक्सरसाइज। बहुत सारे के ये मिसकंसेप्शन रहता है, मिसकंसेप्शंस रहता है कि पेशेंट अगर चलेगा, पेशेंट ज़्यादा चलेगा, पेशेंट ज़्यादा वर्कआउट करेगा तो उसको एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। बट दिस इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ एक्सरसाइज कि आप नॉर्मल लाइफ की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब से सेट किया जाता है, और ये एक क्वालिफाइड थेरेपिस्ट ही कर सकता है, जिसमें पेशेंट के हर कंडीशन को मेजर करने के बाद उसका एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स बनाया जाता है कि पेशेंट कितना चलेगा, कितना एक्सरसाइज करना है, पेशेंट को उसका जॉइंट कितना एक्सरसाइज ले पाएगा, किस तरह की एक्सरसाइज को ले पाएगा, इन सब को इवैल्यूएट करके एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है। तो मेरा अनुरोध, सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगा, सबसे अनुरोध यही करूँगा कि आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके ही ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। और ट्रीटमेंट में जैसे मैं बता रहा था कि एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स को सेट करने के बाद पेशेंट के मसल कंडीशनिंग और जॉइंट कंडीशनिंग को ठीक रखना, उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज करना। उसी तरह हम इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ भी बहुत जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि लेज़र थेरेपी, जिससे जॉइंट इन्फ्लामेशन और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी में और भी बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं, टेंस IFT, जिसमें यूज़ करके
पेशेंट को ठीक किया जाता है और उनके दर्द को कम किया जाता है। और इसी माध्यम से पेशेंट को सबसे बड़ा चीज़ है कि प्रिवेंटिव मेजर्स को के साथ साथ असिस्टेड बहुत सारे ऑर्थोटिक्स होते हैं, बहुत सारे स्प्लिंट्स होते हैं जो जॉइंट को फर्दर डिस्ट्रक्शन होने में, फर्दर इंजरी करने से बचाता है। तो इस तरह से स्प्लिंट्स बहुत सारे रहते हैं, ब्रेसिस बहुत सारे रहते हैं जो हम लोग अप्लाई करते हैं और पेशेंट को सुस्त रखने में हेल्प करते हैं। तो मेरा कहना यही है सभी से कि कभी भी किसी भी लाइफ ऑफ द ड्यूरेशन में आपको अगर लगता है कि ऐसे कुछ सिम्टम्स जो मैंने वर्णन किए अगर आपको आ रहे हैं तो आप तुरंत किसी अपने नज़दीकी डॉक्टर से दिखाइए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास कंसल्ट करिए और इस डिजीज़ को बढ़ने से पहले ही उसको रोकने की कोशिश करिए। स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।